हाय एवरीवन, वेलकम टू बूस्टर डोज नंबर 5। एंड आज थोड़ा क्वेश्चंस कम होंगे बिकॉज आज मेरे को टाइम सही में नहीं मिला। तो मैं एक बार सोच रहा था कि आज बूस्टर डोज 5 नहीं लाऊं, फिर मैंने सोचा कुछ नहीं लाने से बेटर है कि कुछ लाना ही सही रहेगा। आपका रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन सेट 5, मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछा गया था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ बूस्टर डोज 4 का एक बार वापस से समझा दीजिए। तो सबसे पहले अपन वो वाले क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। क्वेश्चन सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड वन इज एन ऑप्शन फ्री बॉन्ड। बोल रहा है बॉन्ड वन एक स्ट्रेट बॉन्ड है, बॉन्ड टू कॉलेबल बॉन्ड है। अब सिंस बॉन्ड टू कॉलेबल बॉन्ड है एंड बॉन्ड वन स्ट्रेट बॉन्ड है, बॉन्ड वन एंड बॉन्ड टू वैसे सेम है। द डिफरेंस इज दैट कि यार बॉन्ड टू के अंदर कॉलेबल फीचर है, तो अभी बॉन्ड टू का प्राइस बॉन्ड वन के मुकाबले कम रहेगा। अब ये बोल रहे हैं कि अगर बॉन्ड टू में से हम लोग कॉलेबल फीचर को हटा देंगे तो बताइए ना क्या होगा बॉन्ड टू का प्राइस। तो बॉन्ड टू का प्राइस बॉन्ड वन के बराबर होगा। वो ये बी इक्वल टू ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस का मतलब ऑप्शन रिमूव प्राइस। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन सेट 5 फटाफट। चलो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, the type of equity depository receipt that gives its owners the right to vote and receive dividends from a company share is best described as। इक्विटी में हम लोग करते हैं, अगर वोटिंग राइट्स इन्वेस्टर्स के पास है तो इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड एडीआर। अगर स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट, अगर वोटिंग राइट डिपॉजिटरी बैंक के पास है तो उसको कहते हैं अनस्पॉन्सर्ड। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दैट गिव्स इट्स ओनर्स द राइट, मतलब इन्वेस्टर्स के पास है तो क्या हो जाएगा स्पॉन्सर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रेजरी स्पॉट रेट्स एक्सप्रेस्ड एज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड्स। जब भी कहता है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड तो इन लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे रेट्स क्या पता है, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब क्या पूछा है, इफ अ ट्रेजरी नोट विद 2 years रिमेनिंग टू मेच्योरिटी, एक ट्रेजरी नोट है जिसका 2 साल है, वो 5% कूपन दे रहा है सेमी एनुअल, मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। इस प्राइस टैग आपको अभी का प्राइस दे दिया है 1008, द नोट इज। तो आप क्वेश्चन आपसे ये कराना चाह रहे हैं कि आप पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर करो एंड देन कमेंट करो वेदर द बॉन्ड इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस और फेयरली प्राइस। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉन्ड्स का कैश फ्लोज आपके नजर के सामने होना चाहिए। तो फेस वैल्यू 1000, सर कैसे पता चला 1000, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस 1000 में। तो 1000 का 5% होता है 50, 50 का आधा कितना 25, 6 महीने 6 महीना वाला है। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। अब जो फर्स्ट कैश फ्लो जो 6 महीने के बाद खड़ा है इसको किससे पुल करेंगे, 6 महीने का रेट से। लेकिन 6 महीने का जो रेट है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड है 3% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, तीन का आधा कितना 1.5%, तो 1.015 टू द पावर वन। दूसरा 25 है वो एक पे खड़ा है, उसको 2 पीरियड पीछे पुल करना पड़ेगा ना। क्यों मैं बोला 2 पीरियड पीछे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो रेट है 3.5% वो पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो उसको सबसे पहले पीरियोडिक बना दो, 3.5 का आधा कितना होता है 1.75%। तो 2.5 को 2 6 मंथ्स पहले पुल करना पड़ेगा, 1.00175 टू द पावर क्या 2। तीसरा वाला जो 25 है वो 1.5 पे खड़ा है, उसको 4% से पुल करेंगे। 4% तो साल का है पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने का कितना हो गया 2%। तो वो थर्ड वाले 25 को 3 पीरियड पीछे पुल करना पड़ेगा, 1.02 टू द पावर 3। एंड लास्ट वाला सॉरी 25 मैंने लिखा, लास्ट वाला इज 1025, क्योंकि फेस वैल्यू भी तो मिलेगा। इसको हम लोग पुल किससे करेंगे, 4.5 डिवाइड बाई 2, 1.0225 टू द पावर 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आएगा 1010 पॉइंट समथिंग, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1010 पॉइंट समथिंग। प्राइस कितना चल रहा है 1008, होना चाहिए था 1010 बट चल रहा है 1008। कैन आई से अंडर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड को होल्ड करने का एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू एन आइडेंटिकल ऑप्शन फ्री बॉन्ड टू एन इन्वेस्टर। ऑप्शन ए बोलता है लेस री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, कंपनी कॉल कर लेगा जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में गिर गया होगा, वो टाइम पे इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा जब इंटरेस्ट रेट बाजार में गिर गया है। तो सबसे ज्यादा री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी हायर यील्ड, यस।
क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड का प्राइस कम होता है जिससे कि हाई यील्ड मिलता है। ऑप्शन सी बोल रहा है मोर कन्वेक्सिटी। कॉलेबल बॉन्ड का तो इनफैक्ट नेगेटिव कन्वेक्सिटी होता है। Question number 4. An increase in the risk-free rate together with increase in the volatility of the price of the underlying will most likely lead to a gain for a, देखो factors affecting option price में derivatives में अगर आप याद करोगे तो call option is a positive function of interest rate and सारे के सारे option is a positive function of volatility। तो अगर मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि सर बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है, तो मेरे को कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉल का प्राइस बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ने से भी कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो लॉन्ग कॉल। लॉन्ग पुट नहीं करना चाहिए बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पुट का प्राइस गिरेगा। वॉलिटिलिटी बढ़ने से पुट का प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पुट का प्राइस गिरेगा। राइट, तो बेस्ट इज ए, जहां पे दोनों फेवरेबल है। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, वॉलिटिलिटी भी बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा कॉल को फेवरेबल होगा, तो कॉल बाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। रिस्क फ्री रेट देके रखा है 5%, मार्केट रिस्क प्रीमियम देके रखा है 10%, पोर्टफोलियो मैनेजर इज प्रोजेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 20%, ईआर देके रखा है 20%, बीटा है 1.5। तो सबसे पहले आरई निकालते हैं। आरई का फॉर्मूला इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। बीटा 1.5 है, आर एम माइनस आर एफ 10 है, 10 इंटू 1.5 15, 15 प्लस रिस्क फ्री रेट कितना है 5 20। तो ये तो सर ई आर इज इक्वल टू आर ई हो गया, फेयरली प्राइस्ड हो गया है तो, राइट, बराबर है। तो पोर्टफोलियो इज एक्सपेक्टेड टू इक्वल द मार्केट परफॉर्मेंस। ए। Question number 6. Which measure of return is most appropriate for investments with cash flows that may vary in the timing? अगर अलग अलग टाइम पे कैश फ्लोज आने वाले हैं या कैश और डिपॉजिट्स होने वाला है, कैश विड्रॉल होने वाला है, इसको बेस्ट समझता है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कैश फ्लोज। ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। इनफैक्ट मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल तो टाइम वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करता है। ऑप्शन बी टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, रॉन्ग, ये तो ज्योमेट्रिक मीन है। एंड ऑप्शन सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। द फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्लूड्स अक्रूड इंटरेस्ट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग is a disadvantage to bondholders if a bond has a sinking fund provision? sinking fund provision का मतलब कंपनी एवरी ईयर कुछ कुछ बॉन्ड्स को रिडीम कर देता है, राइट, एवरी ईयर करते जाता है रिडीम। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि यार जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम है एंड वही टाइम पे बॉन्ड होल्डर्स को रिडीम किया गया, तो बॉन्ड होल्डर्स लोग को वो पैसे को लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करने मिलेगा। दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द सिंकिंग फंड। क्योंकि सिंकिंग फंड में क्या होता है यार, जो ओरिजिनल मेच्योरिटी है ना वहां तक कंपनी नहीं जाता है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ रिडीम करते रहता है। तो इन्वेस्टर्स को यही डर रहता है कि यार इंटरेस्ट रेट गिर गया, वो टाइम पे हमको पैसा मिल गया, तो यार हम लोग को तो लोअर इंटरेस्ट रेट पे री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या बोला है, डिसएडवांटेज बोला है ना। पहला वाला क्या है, लोअर क्रेडिट क्वालिटी, नहीं, सिंकिंग फंड प्रोविजन इनफैक्ट क्रेडिट क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, क्योंकि कंपनी एवरी ईयर कुछ ना कुछ रिडीम करता है, मेच्योरिटी तक सारा का सारा रिडेम्पशन अमाउंट नहीं रखता है। तो ये तो रॉन्ग है। अनफेवरेबल टैक्स स्टेटस, सिंकिंग फंड होने से टैक्स स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होता है। ग्रेटर री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये ड्रॉबैक है। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement about the securities market line and the capital market line is most accurate? Let's see. The security market line involves the concept of the risk-free asset, but the CML does not. Wrong, क्योंकि SML और CML दोनों तो रिस्क फ्री RF से स्टार्ट होते हैं। SML का इक्वेशन क्या है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। CML का इक्वेशन क्या है, RF प्लस शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इंटू सिग्मा पी। तो दोनों ही केस में RF तो इंटरसेप्ट है ही ना, तो ये तो रॉन्ग है। बी क्या बोल रहे थे, एसएमएल यूजेस बीटा बट द सीएमएल यूजेस स्टैंडर्ड डेविएशन एट द रिस्क मेजर। करेक्ट है। डायग्राम में एसएमएल का डायग्राम में एक्स एक्सिस में बीटा होता है एंड सीएमएल के डायग्राम में एक्स एक्सिस में सिग्मा होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। द टाइप ऑफ इक्विटी इंडेक्स मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर रीबैलेंसिंग इज द इक्वली वेटेड इंडेक्स। सबको याद ही हो गए, इक्वली वेटेड इंडेक्स में सर शुरू में वेट्स इक्वल होता है, बट जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वेट्स अनइक्वल हो जाते हैं, तो इसको वापस से इक्वल बनाने के लिए रीबैलेंसिंग करना पड़ता है। और डेरिवेटिव दैट इज लीस्ट लाइकली टू हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो, लीस्ट लाइकली टू हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो तो ऑप्शन के केस में होता है। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में, फ्यूचर फॉरवर्ड्स एंड एफआरए में तो वैल्यू जीरो होता है, राइट, लेकिन ऑप्शंस एंड ऑल दैट में वैल्यू क्या होता है, नॉन जीरो टू बिगिन विद। द डेरिवेटिव दैट इज लीस्ट लाइकली टू हैव अ जीरो एट इनिशिएशन इज कॉल ऑप्शन, ऑप्शंस। क्योंकि ऑप्शन के केस में शुरू में ही बायर सेलर को प्रीमियम देता है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में बायर सेलर को या सेलर बायर को कुछ भी नहीं देता है, राइट।
Question number 12. A distinction between the cognitive errors and emotional bias is that cognitive errors are more likely to be mitigated through education than emotional bias. एकदम सही कह रहा है. Cognitive errors वालों को ठीक किया जा सकता है. बी क्या कह रहा है? Cognitive errors are essentially processing errors while emotional, ये तो सही बोल रहा है. Cognitive errors are essentially processing errors while emotional bias tend to involve belief perseverance. गलत. Cognitive error के अंदर ही processing error और belief perseverance है. ये भी गलत. Cognitive errors typically lead to errors of commission while emotional biases typically lead to error of omission. इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि कॉग्निटिव के वजह से एरर ऑफ कमीशन होगा या इमोशनल के वजह से ओमिशन होगा. इसका कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है हमारे पास. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 13. The change in the intrinsic value of a firm's common stock resulting from an increase in ROE will most likely. ROE बढ़ गया है तो इसके वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए? तो आरओई बढ़ना तो गुड न्यूज है. तो आप बोलोगे सर इसके वजह से तो वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ना चाहिए. गलत बोल रहे हो. आपने को ये देखना पड़ेगा कि यार रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है किसके वजह से. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? पैट अपॉन नेटवर्थ. राइट. अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है बिकॉज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग तो इट्स अ गुड न्यूज. लेकिन अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है बिकॉज नेटवर्थ इज डिक्रीजिंग. नेटवर्थ कंपनी क्या कर रहा है? सपोज कंपनी डेट ले रहा है और इक्विटी को बायबैक कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है जिसकी वजह से आरओई तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी कहने से फाइनेंशियली और ज्यादा रिस्की हो गया. अब ऐसा आरओई बढ़ना एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. अगर ऐसा है तो शेयर प्राइस गिरेगा. नहीं नहीं सर, पहला वाला केस है जहां पे प्रॉफिट्स बढ़ने से आरओई बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा. तो जस्ट बिकॉज आरओई इज इंक्रीजिंग हम लोग कॉन्क्रीटली बोल नहीं पाएंगे कि सर शेयर प्राइस बढ़ेगा कि गिरेगा. अपने को पहले तो रीजन से डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि यार किसके वजह से. वही पूछा है. द चेंज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन द आरओई इज मोस्ट लाइकली. increases the stock, decreases the stock, depends upon the reason for the increase in the ROE. Important. Question number 14. Which of the following statement about short selling equity shares is the least accurate? Least accurate के पीछे चलेंगे. A short sell is required to set up a margin account. Yes, कुछ margin deposit देना पड़ता है. A short sell involves securities the investor does not own. हाँ, मेरे को शॉर्ट करना है, मेरे पास सिक्योरिटीज नहीं है तभी तो मैं बोरो करूंगा ना. राइट. किससे बोरो करूंगा? तो ए भी सही बोल रहा है, बी भी सही बोल रहा है. सी क्या है? अ शॉर्ट सेलर लूजेस इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक सोल्ड शॉर्ट डिक्रीजेस. अगर प्राइस गिरने से तो शॉर्ट सेलिंग में फायदा हो जाता है. ये बोलता है नुकसान होगा. तो सी गलत है. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर अ बॉन्ड करंटली प्राइस्ड एट 1018 with an effective duration of 7.48, if the market yield moved down 75 basis point, अगर इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट नीचे आ गया तो प्राइस तो बढ़ेगा. कितने से बढ़ेगा? इंक्रीज इन प्राइस will be 0.75% into 7.48. 0.75 into 7.48, 5.61% से. The new price will be 1018 into 1.0561. 1075 बी. राइट. आज कम क्वेश्चंस हुए मैं मानता हूं. राइट. लेकिन जो भी हो रहा है आपका रिवीजन रुकना नहीं चाहिए. ठीक है. सो लगे रहना है अपने को. क्रैक करना है लेवल 1. ठीक है. ओके. मैंने सारे चीज कुछ मिस आउट नहीं किया ना? ठीक है. तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ आज के लिए. ठीक है. चलो. सी यू सून.